स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआरसी, जीडीसी, बीपीएससी, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास में कुछ नए प्रश्नों को मैंने समाहित किया है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पहला सवाल कह रहा है कि आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? ए कह रहा है अस्कोली, बी वान वेडके, सी डॉक्टर धीरेन्द्र और डी गिलक्राइस्ट। तो आपको ये बताना है कि ध्वनियों के आधार पर आ, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण करने की चेष्टा जो है सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था, ये आपको उत्तर बताना है। अस्कोली ने, वान वेडके ने, सी डॉक्टर धीरेन्द्र और डी गिलक्राइस्ट ने। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। अस्कोली जो है इसका उत्तर सही होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। दूसरे में कह रहे किस युग के काव्य में सामाजिक तथा पौराणिक विषयों का विस्तार हुआ? आपको दूसरे में ये बताना है कि किस युग के काव्य में सामाजिक तथा पौराणिक विषयों का विस्तार हुआ। ए भारतेंदु काल, बी प्रगतिवाद, सी छायावाद और डी द्विवेदी युग। तो आपको ये बताना है कि किस काल में जो है सामाजिक और पौराणिक विषयों का विस्तार हुआ। तो वो काल था द्विवेदी काल, अर्थात द्विवेदी युग सही हो जाएगा विकल्प डी। तीसरे में कह रहे कि निम्नलिखित दोहा किसका है? माला तो करमे फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सिमरन नाही। आपको बताना है कि दोहा किसके द्वारा लिखा गया है। ए रहीमदास, बी रसखान, सी कबीरदास और डी रैदास। तो तीसरे का उत्तर बताना है कि दोहा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये दोहा जो है वो कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर तीसरे का सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर चौथे में देखते हैं क्या कह रहे हैं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानवीकरण का प्रकाशन कब हुआ? ए 1957, बी 1967, सी 1945 और डी 1983। तो आपको ये बताना है कि हिंदी वर्तनी का जो मानवीकरण है उसका प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका जो प्रकाशन हुआ वो आपका 1983 में हुआ। तो विकल्प डी जो है उत्तर आपका सवाल नंबर चौथे का सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर पांचवा। पांचवा करेक्ट, इस रचना को उपन्यास नहीं कहा जा सकता। यह जीवनी, उपन्यास और दर्शन के बीच की कोई चीज है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस आलोचक ने कहा है। ए करे डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर नंदुलारे बाजपेयी, सी बच्चन सिंह और डी इलाचंद जोशी। तो पांचवे का उत्तर आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। तो यह कथन जो है वो इलाचंद जोशी का है। तो विकल्प डी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा पांचवें का। सवाल नंबर छठवां देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? आपको आरोही क्रम नहीं बताना है, इसमें अवरोही क्रम बताना है। तो आपको बताना है कि कौन अवरोही क्रम में है, इसमें से इन विकल्पों में से अवरोही क्रम बताना है। ए कह रहा है सांदगीत, नीरजा, रश्मि, निहार, बी कह रहा है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, सी कह रहा है रश्मि, नीरजा, सांदगीत, निहार और डी कह रहा है नीरजा, सांदगीत, निहार और रश्मि। तो आपको जो है देखिए अवरोही क्रम बताना है, आरोही क्रम इसमें नहीं बताना है। तो छठवां का विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। अवरोही क्रम में है सांदगीत, नीरजा, रश्मि और निहार। तो निहार पहले था, तो चूंकि आरोही क्रम में निहार पहले होगा, अवरोही क्रम में सांदगीत पहले हो जाएगा। सांदगीत का प्रकाशन 36 में, उसके बाद नीरजा है, नीरजा का प्रकाशन 35 में, रश्मि का 32 में और निहार का 1930 में हुआ था। अब देखते हैं सवाल नंबर सातवां। सातवां कह रहे हैं कि अंधेर नगरी में यथार्थपरकता और शैलीबद्धता का बड़ा आकर्षक मिश्रण है। यह कथन किस आलोचक का है? तो आपको सातवां में बताना है कि यह कथन जो है वो किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी नेमीचंद जैन और डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो सातवां का उत्तर देना है कि सातवें का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। तो सातवें का उत्तर विकल्प सी होगा। यह कथन जो है वो नेमीचंद जैन का है। आठवें में कह रहा है कि हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। हरिश्चंद्र मैगजीन जो पत्रिका है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है ये आपको बताना है। ए कह रहा है 1869, बी कह रहा है 1873, सी कह रहा है 1868 और डी कह रहा है कि 1879। तो आपको हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो सवाल नंबर आठवें का उत्तर देंगे। तो आठवें का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी जो है सही हो जाएगा 1873।
अब आते हैं सवाल नंबर 9। 9 कह रहा है कि काव्य के स्तर पर यह समझ सकना आसान है कि प्रेम और भक्ति दोनों का उद्देश्य एक ही है, अहम का बलिदान। यह कथन किस आलोचक का है? तो 9वें में आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 9वें का उत्तर आप देंगे कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो 9वां का उत्तर अगर देखा जाए तो ये कथन जो है आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर 9वें का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10वां। 10वां क्या कह रहा है? 10वां सवाल कह रहा है कि साहित्य और साहित्यकार के रहस्य को उद्घाटित करना आलोचना है। आलोचना के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो 10वां में आपको बताना है कि साहित्य और साहित्यकार के रहस्य को उद्घाटित करना आलोचना है। आलोचना के संदर्भ में यह कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी बाबू गुलाब राय, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा है राम कुमार वर्मा। तो आपको 10वें का उत्तर करना है कि इसका उत्तर सही जो है वो क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा। यह कथन बाबू गुलाब राय का है। अब देखते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहा है कि निम्न में कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? 11 में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी कहानी जो है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है। ए आकाशदीप, बी प्रतिध्वनि, सी इंद्रजाल और डी तावान। तो आपको बताना है कि कौन सी कहानी जो है वो प्रसाद के द्वारा लिखित नहीं है। तो प्रसाद के द्वारा जो लिखित कहानी नहीं है वो तावान नहीं है, चूंकि यह कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। तो विकल्प डी 11 का सही हो जाएगा। अब 12 में देखते हैं क्या करे। 12 में करे कि निम्न कहानीकारों में से किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संकलित संग्रहित हैं। तो आपको ये बताना है कि निम्न कहानीकारों में से किसकी कुछ कहानियां जो है इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं। ए निराला, बी भगवती चरण वर्मा, सी भगवती प्रसाद वाजपेयी और डी पंत। तो आपको ये बताना है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो किसका कहानी संग्रह है, ये आपको सीधे-सीधे बताना है। तो ये जो है भगवती चरण वर्मा का कहानी संग्रह है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। 13 में कह रहा है कि अति प्रफुल्लित आह! कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव कि नभ ने भी बिनत हो मान ली है सृष्टता उसकी। निम्नलिखित पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो आपको ये बताना है कि जो निम्नलिखित पंक्ति है, ये जो निम्न पंक्ति है ये किस रचना से ली गई है? ए अंधेरे में, बी असाध्य बीड़ा, सी ब्रह्म राक्षस और डी बाघ। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किस रचना से ली गई है? असाध्य वीणा से ली गई है, अंधेरे में से ली गई है, ब्रह्म राक्षस से ली गई है या बाघ से ली गई है। तो ये जो पंक्ति है ये ब्रह्म राक्षस से ली गई है। विकल्प सी जो है 13 का उत्तर सही हो जाएगा। 14 में करें कि देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ था? तो आपको ये बताना है कि अनूठी बेगम जो देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, इसका प्रकाशन काल क्या है? ए करा 1905, बी करा 1906, सी करा 1900 और डी करा कि 1908। तो आपको बताना है कि अनूठी बेगम जो है ये उपन्यास इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1905 है। विकल्प ए जो है वो 14 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15। 15 में कह रहे हैं कि गांधी और सरला देवी चौधरानी 12 अध्याय यह किसका उपन्यास है? तो 15 नंबर सवाल में आपको ये बताना है कि गांधी और सरला देवी चौधरानी 12 अध्याय यह किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ए नासिरा शर्मा, बी ममता कालिया, सी मैत्रेयी पुष्पा और डी अलका सरावगी। तो आपको ये बताना है कि ये जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखित है। तो ये उपन्यास जो है वो अलका सरावगी का है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 16। 16 में करें कि दब शहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? तो आपको ये बताना है कि दब सहाव पयास ये ग्रंथ जो है अपभ्रंश में लिखित है और इसकी रचना किसने की है? ए आसगु, बी शालिभद्र सूरी, मद्र नहीं है ये भद्र है, शालिभद्र शूरी, सी देवसेन और डी जिनधर्म सूरी। तो आपको ये बताना है कि ये ग्रंथ जो है अपभ्रंश में लिखा हुआ है और इसकी रचना किसने की है? तो 16 का उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये देवसेन की रचना है। अब देखते हैं सवाल नंबर 17। 17 में करें कि निम्न में कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है?
17 में आपको ये बताना है कि कौन-सी प्रवृत्ति जो है वो संत काव्य की नहीं है? ए, वर्ण व्यवस्था का समर्थन, बी, रहस्यवाद की अभिव्यक्ति, सी, बाह्य आडंबरों का खंडन और डी, गुरु की महत्ता का वर्णन। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन-सी प्रवृत्ति जो है वो संत काव्य में नहीं पाई जाती है। तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, तो 17 का विकल्प ए जो है उत्तर सही हो जाएगा। 18 में करें कि भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो आपको 18वीं में ये बताना है कि भाषा और समाज इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ए, रामचंद्र शुक्ल, बी, ग्रियर्सन, सी, रामविलास शर्मा और डी, श्याम सुंदर दास। तो 18 में बताना है कि भाषा और समाज किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो यह ग्रंथ जो है वो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19। 19 सवाल में देखें क्या कह रहा है। 19 में कह रहा है कि गूंगी रुलाई का कोरस किसके द्वारा रचित उपन्यास है। आपको बताना है कि गूंगी रुलाई का कोरस किसके द्वारा रचित उपन्यास है। ए, दयानंद पांडे, बी, रणेंद्र, सी, एकांत श्रीवास्तव और डी, वागीश शुक्ल। तो 19 में आपको बताना है कि यह उपन्यास जो है वो किसके द्वारा रचित है। दयानंद पांडे का है, रणेंद्र का है, एकांत श्रीवास्तव का है या भागीश शुक्ल का है। तो ये उपन्यास जो है वो 19वें का उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। ये रणेंद्र का उपन्यास है और इसका प्रकाशन 2024 में हुआ है। 20वें नंबर में कह रहे हैं कि सोफिया किसकी रचना है? आपको बताना है कि सोफिया किसकी रचना है? चूँकि सोफिया भी एक उपन्यास है, तो आपको ये बताना है कि किसकी रचना है। ए, मृदुला गर्ग, बी, शिवानी, सी, मनीषा कुलश्रेष्ठ और डी, दिव्या विजय। तो आपको ये बताना है कि सोफिया जो है वो किसके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। मृदुला गर्ग का है, शिवानी का है, मनीषा कुलश्रेष्ठ का है या दिव्या विजय का है। तो अगर सोफिया उपन्यास की बात की जाए, तो यह उपन्यास मनीषा कुलश्रेष्ठ का है, तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 21। 21 में कह रहा है कि संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? आपको ये बताना है कि संदेश राशक जो है वो किस प्रकार का काव्य है। ए, प्रबंध काव्य है, बी, खंड काव्य, सी, महाकाव्य और डी, मुक्तक काव्य। तो आपको बताना है कि प्रबंध काव्य संदेश राशक जो है वो किस प्रकार का काव्य है। चूंकि यह काव्य अब्दुल रहमान के द्वारा लिखित है और यह एक खंड काव्य है, तो विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22वें में कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है। आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल जो है उसे रीतिकाल किसने कहा है। ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी, मिश्र बंधुओं, सी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी, शिव सिंगर सिंह। तो शिव सिंह सिंगर नाम है, शिव सिंगर सिंह हो गया है। तो आपको ये बताना है कि रीतिकाल जो है वो किस विद्वान ने इसको उत्तर मध्यकाल को कहा है। तो 22वें का अगर उत्तर देखा जाए तो विकल्प ए सही हो जाएगा। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आते हैं सवाल नंबर 23। 23 में कह रहा है कि धराधर धामन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में किसने किया है। तो आपको इस रचना के को बताना है कि ये कालिदास के मेघदूत का जो पद्यबद्ध अनुवाद है वो किसने किया है। धराधर धावन नाम से। ए, मैथिली शरण गुप्त, बी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, सी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और डी, रामचरित उपाध्याय। तो आपको ये बताना है कि धराधर धावन शीर्षक से जो कविता है और जो मेघदूत का जो है पद्यबद्ध अनुवाद है वो किसने किया है। मैथिली शरण गुप्त ने, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही या रामचरित उपाध्याय ने। तो 23 का उत्तर क्या होगा। 23 का उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने ये अनुवाद किया है। 24 में बताना है कि सूरजमुखी के खेतों तक किसका काव्य संग्रह है। तो 24 में आपको बताना है कि सूरजमुखी के खेतों तक यह काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है। ए, एकांत श्रीवास्तव, बी, बोधिसत्व, सी, नवोदिता और डी, प्रभात पांडे। तो 24 में आपको बताना है कि सूरजमुखी के खेतों तक यह काव्य संग्रह जो है वो किसके द्वारा लिखित है। तो यह काव्य संग्रह जो है वो एकांत श्रीवास्तव के द्वारा लिखित है। विकल्प ए जो है उसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25। 25 में कह रहे हैं कि अयोध्या में काल पुरुष किसका काव्य संग्रह है। आपको ये बताना है कि अयोध्या में काल पुरुष यह किसका काव्य संग्रह है। ए, नीलेश रघुवंशी, बी, रामदरस मिश्र, सी, बोधिसत्व और डी, एकांत श्रीवास्तव। तो आपको बताना है कि अयोध्या में काल पुरुष किसका काव्य संग्रह है। तो अयोध्या में काल पुरुष जो काव्य संग्रह है वो बोधिसत्व का है। तो विकल्प सी जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।